गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कल दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास के एरिया में बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे यहाँ पर जुटे थे। बट कुछ ऐसी हमारे सामने कुछ वीडियोस भी आई जो बहुत ही चिंतित करने वाली थी। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए। बहुत सारे लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ। किसी का सिर फट गया, किसी के टांगों में फ्रैक्चर हो गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिली। और ये देखकर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर कोई पीसफुली अपनी आवाज़ उठाने की बात कर रहा है, अगर कोई पीसफुली डिमांड कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव होना चाहिए, तो ऐसी ब्रुटैलिटी उनके साथ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मीडिया ने बताया है कि कम से कम 38 ऐसे लोग हैं जिनको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और 65 से भी ज़्यादा लोगों को जो आरएमएल हॉस्पिटल है यहाँ पे दाखिल करवाया गया जिनको फ्रैक्चर्स हैं। इसके अलावा 70 प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा थे और इस तरह से आंसू गैस के गोले फेंकना, टीयर गैसेस के यहाँ पे इस्तेमाल करना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत हुई। बाकी देखो तो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो डिमांड्स बात करती हैं अकाउंटेबिलिटी की। डेफिनेटली सरकार को एक डायलॉग के माध्यम से इन सभी डिमांड्स को यहाँ पे बातचीत करनी चाहिए ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उसको हम यहाँ पे सुधार पाएँ। दोस्तों, डेट है आज की 21 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है विक्रम 1 के बारे में। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। थोड़ा इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं पिछले कई सालों की बात करूँ ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि भारत के स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत सारे हमने बदलाव किए। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 के अंदर भारत की स्पेस पॉलिसी आई। अब इसमें हमने बात की कि ऐसी कंपनीज जो प्राइवेट हैं या नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, वो भी अब यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेट कर सकती हैं सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, लॉन्च सर्विसेज में, है ना। इस तरह स्पेस सर्विसेज के अंदर वो भी और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फिर हमने इन स्पेस भी बनाया हुआ है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। ये रेगुलेटर की तरह काम करता है प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए। फिर हमारा जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है NSIL, ये इसरो की कमर्शियल आर्म है, ठीक है ना। इसरो के द्वारा कुछ बनाया जाएगा, उसको यहाँ पे किसी को बेचना हो, किसी को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना हो, वो यहाँ पे NSIL वहाँ मदद करता है। इसके अलावा इन स्पेस यहाँ पे सीड फंड भी देता है कि आपका कुछ आइडिया है उसमें आपको और बड़ा बनने के लिए और कुछ चेंजेस करने के लिए, राइट, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे 1 करोड़ तक की ग्रांट दी जा सकती है। 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड हमने बनाया है। 500 करोड़ का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड है इनोवेशन के लिए। उसके अलावा हमने FDI के अंदर भी बदलाव किए, जैसे 74% तक ऑटोमेटिक FDI, कोई सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको अलाउड है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस के अंदर। 49% ऑटोमेटिक FDI अलाउड है लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस पोर्ट्स में अंदर, और सैटेलाइट कंपोनेंट्स के लिए तो 100% आपको ऑटोमेटिक FDI देखने को मिलेगा। तो सरकार ने ना बहुत सारे स्टेप्स लिए और इनफैक्ट ना इन सभी स्टेप्स का फायदा भी हुआ। जैसे आप नोटिस करना, 2014 में ना केवल एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप था भारत के अंदर, आज ये नंबर 400 से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत की स्पेस इकॉनमी लगभग $8 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 40 या $45 बिलियन की हो जाएगी बाय 2030 एंड 2040 तक तो ये 2000 मतलब $100 बिलियन को भी यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी। पिछले कई सालों में जैसे विक्रम-S हमने बनाया, ठीक है, भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट था। फिर अग्निकुल करके एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा यहाँ पे कॉस्मोस, ठीक है, ये पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने भारत से एक रॉकेट लॉन्च किया, भारत के प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष से। अब यहाँ पर 2026 में एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पे लिया गया है कि भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल हमने यहाँ पे बनाया है, जिसका नाम क्या है, विक्रम 1। बनाया किसने है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। दरअसल में ये एक स्टार्टअप ही है, ये एक प्राइवेट कंपनी ही है जिसने इसको लॉन्च किया है अंडर द मिशन आगमन। और इस तरह से भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर प्राइवेट कंपनीज का भी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। ऑलरेडी US और चाइना का इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि पहले ऑलरेडी उन्होंने
उनकी प्राइवेट कंपनीज लॉन्च कर चुकी हैं रॉकेट को ऑर्बिट के अंदर। पर अब इसके बाद स्काई रूट जो है वो भारत की तरफ से तीसरा यहाँ पे, मतलब भारत तीसरा देश इस तरह से दुनिया में बन गया है और बहुत ही बड़ा मेजर माइलस्टोन आपको ये देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं विक्रम 1 की, तो जैसा मैंने बताया ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्रॉस लॉन्च व्हीकल है। अब इसके माध्यम से हम अपनी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट तक यहाँ पे आराम से लेकर जा पाएंगे। और ये सारा काम किया गया मिशन आगमन के अंतर्गत। बेसिकली ये पहला मिशन था और इस मिशन के अंदर पता क्या हुआ, जैसे स्काई रूट की स्कोप सैटेलाइट, डी क्यूबेट्स की टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन पेलोड, ग्रह स्पेस सोलर S3 सैटेलाइट, तो डिफरेंट डिफरेंट ये सैटेलाइट्स यहाँ पे हम लेकर गए एंड इस तरह से ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पे हमने परफॉर्म किया। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ये जो विक्रम 1 है ये 350 किलो का पेलोड यहाँ पे प्लेस कर सकता है इनटू 450 किलोमीटर हाइट के ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट आपको देखने को मिलेगा। अब इसको बनाया कैसे गया है, इसको 3D प्रिंटिंग के माध्यम से यहाँ पे बनाया है। ये हमने सारा डेवलपमेंट जो है वो खुद ही किया हुआ है और यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर आपके लॉन्च व्हीकल के अंतर्गत। और इनका ना हमने नाम जरा देखना कैसे रखा है। एक तो नाम क्या है इसका लॉन्च व्हीकल का, विक्रम 1। वो विक्रम 1 कहाँ से आया, हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नाम के ऊपर, जो कि भारत के इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं। इसके अलावा अब्दुल कलाम जी, CV रमन जी और सतीश धवन जी, इनके नाम भी हमने इस्तेमाल किए हैं हमारी जो 3 स्टेजेस हैं। जैसे एक स्टेज है सॉलिड स्टेज, उसका नाम है कलाम, लिक्विड स्टेज का नाम है रमन और आपका क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम का यहाँ पे नाम आपको धवन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा ये आपका विक्रम 1 आपको देखने को मिलेगा। अब अभी जो हमने मिशन आगमन के अंतर्गत यहाँ पर जो सैटेलाइट्स को हमने कैरी किया, उसमें हमने कॉस्मिक ब्लूम, एक फ्लोरल आर्टवर्क, 18 कैरेट का गोल्ड, माइक्रो रॉकेट, ये सब चीज़ें भेजी। आपने नोटिस करोगे इस माइक्रो रॉकेट में डॉक्टर CV रमन जी, विक्रम साराभाई जी और अब्दुल कलाम के छोटे से स्कल्पचर भी हमने यहाँ पे भेजे हैं इस पर्टिकुलर अपने पहला जो लॉन्च हमने यहाँ पे किया इस मिशन आगमन के अंतर्गत। तो बहुत ही बड़ा स्टेप है जो भारत के प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप में यहाँ पे लिया है और इससे आने वाले समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर और भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल में पॉइंट पता क्या है कि अभी रिसेंटली चाइना के अंदर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई। कहाँ हुई है, चाइना के शंघाई में। अब यहीं पर एस्टैब्लिश हुआ WAICO, वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चाइना ने ऐसा बोला है कि देखो जो ग्लोबल साउथ के देश है ना, हम उनकी मदद करना चाहते हैं AI के अंदर। तो इसके लिए चाइना ने यहाँ पे इसको बनाया है। तो टोटल 29 कंट्रीज ने इसको यहाँ पे ज्वाइन भी कर लिया है, जिसमें चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और बहुत सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए भारत ने एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, पर आप नोटिस कर सकते हो कि चाइना ने बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व किए हैं, जैसे UN को भी ऑब्जर्वर यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा ब्रिक्स, आसियान, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ भी यहाँ पे चाइना ने कोलैबोरेट किया है और इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर होंगे वो शंघाई चाइना के अंदर ही होंगे। इस बार का जो समिट था उसमें आपको जो थीम देखने को मिलेगी वो है इंटेलिजेंट पार्टनर्स को क्रिएटिंग द फ्यूचर। तो जो भी देशों को ज़रूरत होगी AI की तो वहाँ चाइना उनको मदद करेगा। फिर जैसे चाइना 5000 AI ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, अलग अलग देशों में AI कॉपरेशन सेंटर्स बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ग्लोबल साउथ में ये चीज़ बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे करते करते जो आपके AI के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी यहाँ पे डेवलप करेंगे और ध्यान रखा जाएगा कि AI का जो इस्तेमाल हो वो रिस्पॉन्सिबल तरह से यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो चाइना बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है AI को दुनिया के अंदर प्रमोट करने के लिए और वहाँ पर वो एक तरह से डिप्लोमेसी का भी रोल प्ले कर रहा है कि मैं अलग अलग देशों की मदद कर रहा हूँ AI के अंतर्गत। तो इंडिया को भी देखो डेफिनेटली AI के अंदर और स्टेप्स यहाँ पे लेने की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पर इस रेस के अंदर पिछड़ ना जाएं। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है कोलोबस कॉन्जेनेसिस। देखो अभी पता क्या हुआ है, एक मंकीज की एक नई स्पीशीज यहाँ पे हमने डिस्कवर करी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। अफ्रीका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट देश आपको देखने को मिल जाएगा DRC, वहाँ से हमने इसको डिस्कवर किया है। और ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाती है, क्योंकि पिछले 75 साल के अंदर ये 5वीं ही अफ्रीकन मंकी स्पीशीज हमने डिस्कवर करी है। तो ऐसा नहीं है कि ये घटना बार बार होती है, नहीं,
पिछले 75 साल में ये 5वीं बार ही ऐसा हुआ है, तो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप नोटिस करिएगा कि जब मैं बात करता हूँ ना दुनिया के मंकीज़ की, तो इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं न्यू मंकीज़, एक होते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़। जब हम बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ की, इसमें अफ्रीका, एशिया के देश आ जाते हैं। जैसे आपको इन देशों के अंदर बबून्स, मैंड्रिल्स, मैकाओस आपको देखने को मिल जाएँगे। इनको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़। पर जो मंकीज़ आपको सेंट्रल साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड मंकीज़। इसमें आपका हाउलर मंकीज़, कैपुचिन्स, स्पाइडर मंकीज, ये सब आ जाते हैं। तो अभी जो डिस्कवर हुआ है वो कौन सा होगा? वो होगा ओल्ड वर्ल्ड मंकी, क्योंकि हमने इसको कहाँ से डिस्कवर किया है? अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। अगर आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखें पिक्चर के अंदर, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि इसकी बॉडी के ऊपर आपको एक तरह से ब्लैक कोट आपको देखने को मिलेगा, राइट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर पता क्या है? कि यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर का थोड़ा क्रीम जैसे नहीं होती, तो वो देखने को मिलती है इसके फेस के ऊपर। ये सबसे इंटरेस्टिंग इसका अलग ना डिफरेंशिएशन फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। पहली बार इसको 2008 में भी देखा गया था, पर अब जाके हमने देखा कि नहीं-नहीं, इसके फीचर्स तो काफ़ी अलग हैं, तो हमने इसको अलग स्पीशीज़ के तौर पे ऊपर कैटेगराइज़ किया है। डीआरसी के अंदर ही आपको लुमामी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, मोस्टली आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा, कॉन्गो बेसिन के पास में ही, ठीक है? हर्बीवोरस होता है ये, लीव्स के ऊपर फीड करता है, और ऐसा बताया जाता है कि जो ब्लैक कोलंबस है, उसके साथ ये काफ़ी रिलेटेड था, पर 4 या 5 मिलियन साल पहले दोनों डाइवर्ज हो गए, इसीलिए इसको हमने एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज के तौर के ऊपर यहाँ पे कैटेगराइज किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? देखो फिलहाल हमने इसको यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं दिया, पर ऐसा रिसर्चर्स ने बोला है कि हो सकता है आगे जाके हम इसको आईयूसीएन में एंडेंजर्ड कैटेगरी दें, पर फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर इसको कोई स्टेटस फिलहाल नहीं दिया है अभी फिलहाल के लिए। आगे जाके देखेंगे कि क्या इसको दिया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी कोलोबस कॉन्जुनिसिस के बारे में जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक है हमारा ताजमहल के रिगार्डिंग। देखो ताजमहल के बारे में आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ताजमहल तो देखा है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने। अब कुछ पहले तो मैं बातें बताता हूँ कि इसका स्टैटिक पार्ट क्या है, फिर आएंगे कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर। देखो यमुना नदी के आपके राइट बैंक के ऊपर लोकेटेड है, आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। आई एम वेरी श्योर आप सबको ये बात पता ही है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1983 के अंदर। एंड इनफैक्ट ना, अगर हम बात करें तो इसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स AMASR एक्ट 1958 के अंतर्गत। और इसको कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप पिक्चर में ज़रा ध्यान से देखो ना ताजमहल को, बहुत ही शानदार पिक्चर है, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो इसका ना आर्किटेक्चर जो है वो मुगल आर्किटेक्चर है। कैसे? एक देखो इसमें आपको चार बाग स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप गए होंगे ना, तो इधर आपके चार बाग आपको इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही सिमेट्रिक ढंग से इसको बनाया गया है। और इसमें जो मार्बल का इस्तेमाल है ना, ये वाला जो मार्बल है, इसको हम बोलते हैं मकराना मार्बल, वाइट मकराना मार्बल, वेरी वेरी फेमस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्री, जैसे मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ना अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें पर्शियन आर्किटेक्चर भी है, तिमरूड आर्किटेक्चर भी है, आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर भी है, और इंडियन आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी का कॉम्बिनेशन, सभी का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट ना, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आप गए हो, तो आपको यहाँ पे ना पित्रा द्यूरा भी देखने को मिलता है। पित्रा द्यूरा टेक्निक जो होती है, ये क्या होती है सर टेक्निक? अरे एक्चुअली पता पॉइंट क्या है कि बहुत ही प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स को यहाँ पर अपनी वॉल्स के अंदर ना हम उसको इनले करते हैं, मतलब उसके उसके वर्क को, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बन जाते हैं, उनसे एम्बेड किया जाता है इस मकराना मार्बल के अंदर। उसको बोलते हैं हम पित्रा द्यूरा टेक्निक। तो ये सारी टेक्निक्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। दैट सेमी प्रीशियस स्टोन्स आर कट, छोटे छोटे प्रीशियस को स्टोन को कट किया जाता है और इस तरह से उनको वहाँ पे एम्बेड किया जाता है। तो ये वाली जो पित्रा द्यूरा टेक्निक थी, इटालियन रेनेसां के टाइम के ऊपर आई थी, और बाद में आगे जाके मुगल आर्किटेक्चर में इंडिया के अंदर हमने इसको देखा। बाकी इस पूरी रीजन के अंदर आपको यहाँ पे मीनार्स देखने को मिल जाएगी, बहुत अच्छे कैलीग्राफी, आपकी जो पेंटिंग्स होती हैं, आपके जो राइटिंग्स होती हैं, बहुत ही शानदार रंग से यहाँ पे लिखी गई हैं। और अमानत खान शिराजी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कैलीग्राफी अच्छी राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी चार मीनार्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे साइडों के ऊपर, और इनफैक्ट ना इसको स्टेबिलिटी मिलती है मीनार की वजह से, और कल को कभी यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आए
तो मीनार्स जो हैं उसको स्टेबिलिटी इंश्योर करती हैं। बाकी इसमें मस्जिद भी है, ठीक है, एक गेस्ट बिल्डिंग है जिसको जवाब के नाम से जानते हैं, गेटवेज, गार्डन्स, आपके रिफ्लेक्टिंग पूल्स, ये सब आपको ताजमहल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट पता क्या है, ये तो बात होगी स्टैटिक पोर्शन की। अभी ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। क्यों न्यूज़ में आया है? कुछ गलत कारणों की वजह से। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि इसको जो बनाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ताजमहल को 17th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। और किसने बनाया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ जो है मुमताज़ महल, उनकी याद के अंदर। और इसमें मेजर आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने यहाँ पे बनवाया था। अब पॉइंट पता क्या है कि इसके बाद बहुत सारे यूरोपियन राइटर्स ने बोला कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ही जो इसका आर्किटेक्ट्स थे ये और कोई लोग थे, ठीक है ना। बट आगे जाके हिस्टोरियंस ने बोला कि नहीं नहीं, इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, हमारे पास तो बिल्कुल प्रूफ है कि शाहजहां ने ही बनवाया था। फिर आगे जाके पीएन ओक की एक थ्योरी आती है, वो बोलते हैं कि नहीं, ये पहले एक राजपूत पैलेस हुआ करता था। आगे जाके उन्होंने बोला कि नहीं, राजपूत पैलेस नहीं था, ये एक शिवा टेम्पल था और इसका नाम था तेजो महालय, ठीक है ना। पर फिर से वही बात है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया इस चीज़ को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कर दिया, आगरा ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था इनके क्लेम्स को। बट अभी पता क्या हुआ, अभी फिर से ये बात न्यूज़ में आई है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अभी एक प्ली गई है और उन्होंने बोला है कि नहीं देखो, इसके नीचे एक्चुअल में एक टेम्पल ही था, तेजो महालय टेम्पल। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि जो लोकल ट्रायल कोर्ट था आगरा का, उसने यहाँ पे मना कर दिया था कि नहीं, इसका सर्वे नहीं होगा। पर अब ये मुद्दा फिर से तूल पकड़ रहा है और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, इसका सर्वे हो ताकि पता लग पाए कि एक्चुअली क्या इसके नीचे एक मंदिर था या नहीं था। ठीक है ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुद्दा यहाँ पे गया है, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को पूछा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूछा है कि क्या करना है इस पर्टिकुलर प्ली का। तो इन्होंने नोटिस इशू किया है, उनका रिस्पांस आएगा, उस बेस के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पर वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी ताजमहल की, क्या ये वाकई तेजो महालय था जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, या एक्चुअल में ताजमहल ही था। तो इनफैक्ट ना ज़्यादातर हिस्टोरियंस तो ताजमहल ही मानते हैं, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बट समय समय के ऊपर क्योंकि ये न्यूज़ में आता रहता है ये मुद्दा, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो पीवी सिंधु जी हैं, इन्होंने यहाँ पे जापान ओपन सुपर 750 टाइटल जीत लिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जापान ओपन को जीता हो। आज तक कभी किसी भारतीय ने जापान ओपन को नहीं जीता था, इसीलिए ये न्यूज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अगर हम बात करें ना पीवी सिंधु जी की, तो दरअसल में इन्होंने तीसरा सुपर 750 या 1000 टाइटल जीता है। एक था चाइना ओपन 2016 में, एक था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2018 के अंदर, और अब जाके 2026 के अंदर इन्होंने जापान ओपन को भी यहाँ पे जीत लिया है। और जापान ओपन जीतने वाली ये पहले इंडियन यहाँ पे ये बनी है, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी, और इन्होंने इनको ना जापान के ही अकाने यामागुची, इनको यहाँ पे फाइनल के अंदर यहाँ पे हराया, राइट। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपसे पूछा था, एक था परिवर्तन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्कीम है ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, बट मेजर जो आपका रोल है वो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का है, उसके द्वारा मेजर फंडिंग आपको यहाँ पे दी जाती है। मतलब एक अच्छा खासा पैसा उनके द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपके अलग अलग स्टेट्स यहाँ पे एनसीआर वाली आपकी इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत रहेगा। फाकलैंड आइलैंड की बात करें तो ये इंडियन ओशन के अंदर नहीं बल्कि आपका साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज वाई सेकंड इज रॉन्ग। बाकी रही बात इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की, तो बिल्कुल ये बात करेक्ट है, ये नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। तो यही है हमारी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।